गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ गुड की। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 6 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दे जिसका नाम है त्रिभुज। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वैसे तो हमने पिछली क्लास में भी इसके बारे में काफी कुछ अभी सीख लिया था, बट एक चीज थी जिसको हम दोबारा से रिपीट करने वाले हैं, जो है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय या फिर थेल्स थ्योरम भी इसको हम कहते हैं। इसका प्रूफ हम फिर से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रूफ है ये आपको 5 नंबर में आएगा सीधा। ठीक है, बोलेंगे 5 नंबर में आपको बोलेंगे कि भाई थेल्स प्रमेय का प्रूफ करके बताओ। कल भी किया था, आज भी करेंगे। आज इसको करेंगे बिल्कुल शॉर्टकट में। ठीक है, थेल्स प्रमेय का प्रूफ, या फिर इसको हम बीपीटी भी कहते हैं, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय भी कहते हैं। तो जैसे आपको इसका प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पूरी की पूरी प्रमेय लिखनी है। ये पूरी की पूरी प्रमेय आपको लिखनी है कि कहती क्या है समानुपातिका। ठीक है, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय, ये पूरी गुड की पूरी इवनिंग मैम। प्रमेय आपको पहले तो गुड इवनिंग लिखनी पड़ेगी कि ये कहती क्या है, और उसके बाद फिर आप एक ऐसे ड्रॉ करोगे एक त्रिभुज। ठीक है, तो ये पूरा लिखूंगी नहीं मैं कि ये पूरी पूरी थ्योरम कहती क्या, क्योंकि हमें पता ही क्या कहती है। एक मिनट। ये थ्योरम कहती है कि अगर आपने एक यहाँ पर त्रिभुज लिया है जिसका नाम हमने लिख दिया ABC, और इस त्रिभुज को मान लो, इस त्रिभुज के जो है वो किसी एक रेखा के, किसी एक भुजा के समांतर आप कोई रेखा खींचते हो, जैसे कि हमने BC के समांतर एक रेखा खींची और इसका नाम हमने रख दिया DE। ठीक है, ये DE क्या कर रही है, इनको जो है वो समान अनुपात में बांट रही है। ये आपने प्रूव करना है। वैसे तो हम कहते जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आएगा कि थेल्स प्रमेय को प्रूव करो, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय को प्रूव करो। तो हमने कल ही इसको सीख लिया था। हमने क्या किया था, हमने जो है वो बी से ई को मिला दिया था ऐसे, और हमने जो है वो डी से सी को मिला दिया था ऐसे। फिर हमने डी बिंदु से एक सीधी रेखा खींची थी जो कि 90 डिग्री का कोण बना रही थी AC रेखा पर। ठीक है, और ई बिंदु से एक रेखा खींची थी जो 90 डिग्री का कोण बना रही थी किस रेखा पर? AB रेखा पर। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया, नहीं कुछ और नाम देते, हाँ M, इसको हमने नाम दे दिया M, इसको हमने नाम दे दिया N। ठीक है, ये हमने इनको नाम दे दिए, कुछ नहीं किया, बस मिलाया। नीचे वालों को सिंपली मिलाया, लेकिन ऊपर वालों को जब मिलाया तो लंब उन पर जो है वो खींच दिया। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल जो है वो हमने बना दिया। तो अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने सिद्ध क्या करना है, तो हमने सिद्ध ये करना है किसी तरह से कि आपका जो ये AD है, AD बटा DB, ठीक है, AD बटा DB किसके बराबर है? AE बटा EC के। ये आपने जो है वो प्रूव करना है। इसके लिए आपको कुछ त्रिभुज लेने पड़ेंगे। ठीक है, सिद्ध, और यहां पर आ गया इसका सत्यापन। हम क्या कर रहे हैं, फिर से रिपीट करती हूँ, हम कर रहे हैं थेल्स प्रमेय का सत्यापन। ठीक है, इसको हम सत्यापित कर रहे हैं, इसका हम प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? मैंने त्रिभुज में क्या क्या बनाया, क्या क्या किया, बताओ। बोला करो भाई, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, फिर मत कहना। ठीक है, थेल्स प्रमेय कहती है कि अगर आपने किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची, जैसे कि मैंने BC के समांतर DE रेखा खींची है, ये रेखा क्या कर रही है, ये रेखा जो है वो AD बटा DB और AE बटा EC दोनों को समान अनुपात में बांट रही है। ये आपको जो है वो बोला गया, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हमने सत्यापित क्या करना है, सत्यापन शुरू करते हैं। इसके लिए लेंगे हम कुछ त्रिभुज। तो पहले हम लेंगे त्रिभुज ADE को, क्योंकि देखो मुझे प्रूव करना है AD, मुझे प्रूव करना है किसको? AD को। तो AD किस त्रिभुज में आ रहा है? तो AD आ रहा है ADE में। इस चीज को समझ पा रहे हो? AD किस में आ रहा है? AD आ रहा है इस वाले त्रिभुज में, तो मुझे ये वाला त्रिभुज तो लेना ही पड़ेगा, है ना। और दूसरा नीचे है DB, तो जिस त्रिभुज में DB आ रहा है उस त्रिभुज को लो। जिस त्रिभुज में क्या आ रहा है? DB, उस त्रिभुज को लो। तो हमने कौन सा त्रिभुज लिया था? हमने लिया था ये DB, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमने लिया था DB। तो इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। ऊपर इस एक हमने लिया ADE त्रिभुज, और दूसरा हमने कौन सा लिया?
डीबीई। सभी को समझ आया मैंने ये दोनों त्रिभुज क्यों लिए? बताओ। कुछ नहीं है, जिसको प्रूव करना है उसी के नाम के त्रिभुज उठा लो, जिसको जिसको प्रूव करना है उसी के नाम के त्रिभुज उठा लो। एडी वाला प्रूव करना था तो हमने एडीई ले लिया, है ना। डीबी प्रूव करना था हमने डीबीई ले लिया। बताओ, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ऐसे कि हम देख रहे हैं अभी इन दोनों त्रिभुजों को, एडीई को और डीबीई। अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है? हमने इन दोनों ही त्रिभुजों का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज का अगर वो त्रिभुज सिंपल है, मतलब जैसे और एक त्रिभुज होता है ना जिसमें हमें जो है ह्रोन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है कभी कभी, वैसा वाला त्रिभुज नहीं, सिंपल वाला त्रिभुज अगर है और उसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज एडीई के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, ये हम करेंगे। अब इस वाले त्रिभुज के लिए तो बिल्कुल सिंपल सी चीज थी, इस वाले त्रिभुज में बिल्कुल सिंपल सी चीज थी कि भाई जो एडी है वो आधार है, 1/2 तो हमारा ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जो आधार है वो है एडी, तो मैंने इसको एडी लिख दिया। और जो ऊंचाई थी वो थी, बताओ, आप बताओ एडी के लिए ऊंचाई कौन है? इस आधार पे ऊंचाई कौन है? EM। EM। ठीक है, EM। तो ऊंचाई हो गई इसके लिए EM, तो हमने इसको लिख दिया ऐसा, ये हमारे लिए हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमने दूसरा वाला त्रिभुज लेना है जिसका नाम है त्रिभुज DBE, और इसका हमने निकालना है क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज DBE का। ठीक है, DBE का। तो हमने देखा कि भाई जो हमारा त्रिभुज DBE था उसमें चलो डीबी को हम आधार तो मान लेंगे, ठीक है, डीबी को हम आधार तो मान लेंगे, लेकिन इसमें तो ऊंचाई ही नहीं है। डीबी को हमने क्या किया? आधार तो मान लिया, लेकिन इसमें तो ऊंचाई थी ही नहीं, है ना। तो इसकी ऊंचाई के लिए क्या होता है? देखो, कभी कभी कुछ त्रिभुज ऐसे होते हैं कि मान लो ये एक त्रिभुज मैंने बनाया और इस त्रिभुज की अगर मुझे ऊंचाई देखनी है तो इसकी ऊंचाई जो है वो अगर नहीं है तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के बाहर भी बनती है। जैसे कि मान लो ये मेरा त्रिभुज था ऐसा, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं थी। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कभी कभी क्या होती है, ऐसे जो है वो त्रिभुज से बाहर भी बनती है। बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के अंदर ही हो, त्रिभुज के बाहर भी ऊंचाई हो सकती है। जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसी को हम ऊंचाई कहते हैं। तो ये मैंने एक रेखा मान लो सीधी ले ली और यहां से जो है वो ये इसकी ऊंचाई बन गई। ठीक है, भले ही ये त्रिभुज के बाहर है और देखा जाए तो थोड़ी सी दूर है, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप आधार चेंज कर दोगे, आधार तो उतना ही रहेगा। क्योंकि मेरा जो, इसको थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, रुको। ठीक है, मेरा एक त्रिभुज है ऐसा, ठीक है। अब इसमें कोई भी ऊंचाई नहीं है क्योंकि कोई भी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बन पा रहा। तो हम क्या करेंगे, हम अलग से एक यहाँ पर ऊंचाई लेंगे जो त्रिभुज के बाहर होगी, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब ये जो हमने ऊंचाई ली है ये त्रिभुज के बाहर है, इसका नाम, वैसे तो देखो त्रिभुज का नाम है ABC, लेकिन जो ऊंचाई है उसका नाम है AD। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप ऐसा बोलो कि जो AD ऊंचाई है वो DC पर है, नहीं, आधार इतना ही रहेगा, बस ऊंचाई जो है वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है, ये आपने चीज याद रखनी है। तो वैसे अगर मैं इस वाले त्रिभुज को देख के चलूं तो मैंने क्या किया, इस वाले त्रिभुज में आधार मैंने इसको माना और इसको मैंने माना कि ये क्या है, इसकी ऊंचाई है जो कि त्रिभुज से बाहर बनी है। ठीक है, जो कि कहाँ बनी है, त्रिभुज से बाहर बनी है। कौन? इसकी ये वाली ऊंचाई। ठीक है, ऐसा हमने इसको मान के हम चले। अब वही चीज भले ही त्रिभुज से बाहर बनी है लेकिन आधार तो सेम रहेगा ना। जैसे कि यहाँ पर हमने आधार BC लिया, हमने आधार BC ही लिया, DC को आधार नहीं माना, जबकि ऊंचाई AD थी। तो वैसे यहाँ भी करेंगे कि EM को ऊंचाई मानेंगे लेकिन आधार DB को ही मानेंगे।
ठीक है। तो ये कुछ रूल्स, ये कुछ त्रिभुज के बारे में जानकारी थी एक्स्ट्रा जो आपको मैंने अभी बता दी। तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि जरूर नहीं त्रिभुज की ऊंचाई हमेशा त्रिभुज के अंदर हो, कभी कभी ऊंचाई बाहर भी होती है, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि आधार बदल जाए, आधार सेम रहता है। तो बस इसका ये कारण था कि हम ऊंचाई ये वाली ले रहे हैं, क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं कि ये जो EM है ये DBE त्रिभुज के बाहर की तरफ को ऊंचाई का काम कर रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा EM। अब इसमें शॉर्टकट आप याद रख सकते हो कि आपने जो इस तरफ वाली लाइनों को लेकर के त्रिभुज माने हैं, उन दोनों की ऊंचाई सेम रखो, आधार कर दो अलग लेकिन ऊंचाई सेम रखो। ये ट्रिक भी याद रख सकते हो। और बाकी अगर इसका रीजन, तो रीजन आपने समझ लिया कि इसका रीजन जो है वो ऐसा होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल को बटे में लिख दिया, मतलब इनको भाग करवा दिया। त्रिभुज AD मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं भी त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल को ऊपर लिखूंगी, बटे का निशान, और जो दूसरा वाला त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो ये आ जाएगा ऊपर, पहले तो बड़ा सा बटा लगा लेते हैं, फिर ऊपर नीचे लिखेंगे। ये लगा लिया बटा, ऊपर आ जाएगा 1/2 गुणा में AD गुणा में EM, और नीचे आ जाएगा 1/2 गुणा में DB गुणा में EM, और इसको काट देंगे, EM से EM कट गया, आधे से आधा कट गया, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली बच गया AD/DB, कि जो एरिया ऑफ ये है, जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है और जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये दोनों क्या है आपस में, इनका अनुपात जब हमने निकाला तो ऐसा आया, ठीक है। फिर उसी तरह से दूसरी तरफ करो, दूसरी तरफ के कौन कौन से त्रिभुज आएंगे बताओ। एक तो त्रिभुज आ जाएगा ADE, और दूसरा त्रिभुज कौन सा आएगा, DEC। ठीक है। इसको करो जरा ट्राई। इसको ट्राई करके बताओ क्या आएगा। जैसे यहाँ पे आया ना कि इसका इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है इसके, तो त्रिभुज ADE को और त्रिभुज DEC को लेकर के क्या आएगा, प्रैक्टिस करो भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक मिनट। पेपर में आता है। हाँ बोलो, सॉल्व कर रहे हो अभी? यस मैम। हाँ सॉल्व कर लो अच्छे से, ठीक है। तब तक मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ। क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ADE का निकालो, और फिर क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज DEC का निकालो। DE नहीं, इसको लिखो ECD। इनका नाम बदल दो। नाम क्यों बदलेंगे, क्योंकि फिर उस हिसाब से हमें भुजाएं देखनी पड़ती हैं, है ना। तो ऊपर वाले त्रिभुज का नाम मैं लिख दूंगी AED, और इसका लिख देते हैं ECD। बताओ, जब आपने AED का क्षेत्रफल निकाला तो आधार किसको लिया और ऊंचाई किसको लिया? आधार तो वो AE होगा और ऊंचाई DN होगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 गुणा में आधार हो गया इसके लिए AE, और ऊंचाई हो गई इसके लिए DN, है ना, DN। DN।
और जब हम लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल किस त्रिभुज का, ईसीडी का, तो कौन होगा आधार और ऊंचाई? EC तो आधार होगा और DN ऊंचाई होगी। ठीक है, मतलब ऊंचाई सेम और आधार अलग अलग। और आधार कौन, तो जो आपको यहाँ पे है, जो प्रूफ में आपने लिखे वही आधार। ठीक है, अब यहां पर भी इन दोनों ही क्षेत्रफलों को बटे में लिख दो। आ जाएगा AE बटे EC। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 1/2 गुणा में AE गुणा में DN, और बटे के नीचे आ जाएगा 1/2 गुणा में EC और गुणा में DN। DN से DN कट गया, हाफ से हाफ कट गया, और हमारे पास अगली चीज जो आ गई वो आ गई कि जब हमने क्षेत्रफल लिया किसका, त्रिभुज AED का, और बटे किया उसको किसके साथ, क्षेत्रफल किसके, त्रिभुज ECD के साथ, तो ये आ गया AE बटा EC के। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कि ऊपर वाले त्रिभुज तो दोनों ही सेम है, लेकिन नीचे वाले त्रिभुज दोनों ही अलग अलग। ठीक है, ऊपर वाले त्रिभुज तो दोनों ही सेम है, लेकिन नीचे वाले त्रिभुज दोनों ही अलग अलग हैं। तो यहाँ पर एक थ्योरम लगेगी जो आपने पढ़ी थी 9th क्लास में। ठीक है, ध्यान से देखना कि अगर कोई दो त्रिभुज, तो किन दोनों की बात हो रही है, एक तो DBE और दूसरा ECD। ठीक है, एक तो बात हो रही है किसकी, DBE, और दूसरी जो है वो बात हो रही है ECD की। इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल ध्यान से इसके बारे में सुनना। ठीक है, कि अगर कोई दो त्रिभुज है और वो एक ही आधार पर है और सेम पैरेलल के बीच में है, तो क्या होता है, उनका जो एरिया होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे अगर हम उस वाले थ्योरम को यूज करके देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी जो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा। या फिर आधार छोड़ो, अगर दोनों त्रिभुज जो है वो किस पर है, सेम पैरेलल पर है। ठीक है, सेम पैरेलल के बीच में है। जैसे कि हमें पता है ना कि हमारा जो DE है, ये जो DE है ये समांतर है किसके, BC की, हमें पहले दे रखा था। इसके अंदर जो है ये दो त्रिभुज बन रहे हैं और इन त्रिभुजों की एक साइड कॉमन है। DE इसके लिए इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और DE जो है वो दूसरे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। देखो DE जो है वो इस वाले त्रिभुज में भी आएगा और इस वाले त्रिभुज में भी आएगा। तो जब ये एक ही पैरेलल के अंदर है और इनकी जो है वो एक भुजा कॉमन है, वैसे तो उसको बेस मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बेस किसी और को ही माना था, इसको भी बेस मान सकते हैं। ठीक है, जब हमने ये वाली थ्योरम इस्तेमाल करनी है तो क्या होता है, जो दो त्रिभुज ऐसी कंडीशन में होते हैं उनके एरिया समान होते हैं, उनका और कुछ बराबर नहीं होगा, पर उनका जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। तो इस वाली थ्योरम की मदद से कि जब कोई दो त्रिभुज सेम पैरेलल के बीच में हो और उनका आधार भी सेम हो, तो क्या होता है, जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, मतलब जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज DBE का, वो बराबर हो जाएगा दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के, मतलब कि क्षेत्रफल ऑफ किसका, त्रिभुज ECD का। ठीक है, मतलब ये दोनों ही क्षेत्रफल, त्रिभुज बराबर नहीं, दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि त्रिभुज बराबर, तो त्रिभुज बराबर नहीं, दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो इसको यहां से हटा के, ECD का क्षेत्रफल यहां से हटा के इसकी जगह पर भी DBE लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, जब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है तो हम जो है वो इसको हटा के, ECD को हटा के उसकी जगह पे DBE लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे हमने वो चीज अप्लाई करी कि ये जो चीज है पूरी की पूरी ये इसके भी बराबर है और ये जो चीज है पूरी की पूरी ये इसके भी बराबर है। तो एक ही चीज जब दो अलग अलग चीजों के बराबर होती है तो वो दोनों अलग अलग चीजें खुद के बराबर या खुद ही बराबर हो जाती हैं। तो मतलब AD बटा DB बराबर हो जाएगा किसके, AE बटा EC के। तो ये आपने प्रूव कर दिया थेल्स थ्योरम को। आप मान के चले थे कि DE जो है वो पैरेलल है, DE जो है वो समांतर है BC के, ये आप मान के चले थे और आपने उससे जो है वो इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम हमारी ये थी जो कि हमने पिछले कल भी की थी, लेकिन पिछले कल मुझे पता था कि बहुत से बच्चों को डाउट है तो अभी मैंने इसको दोबारा से रिवाइज करा दिया। अब अगर किसी को फिर से ये सीखनी है
तो फिर तो क्लास के एंड होने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से किसी को सीखनी हो तो आप क्लास के एंड में पूछ सकते हो, क्योंकि इसका प्रूफ है ये, इसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय का प्रूफ या सत्यापन, जो कि आप अगर चेक करोगे तो पिछले साल पेपरों में आया हुआ था। ठीक है, मतलब आता है, किसी न किसी एक का सत्यापन आपको आता है। थेल्स प्रमेय का सत्यापन, थेल्स प्रमेय के रिवर्स उल्टे का सत्यापन, सब कुछ आता है। ठीक है, चलो तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो आप बड़े आराम से कर लोगे। थेल्स प्रमेय कहती है अगर डीई पैरेलल है बीसी के, अगर ये जो रेखा है ये समांतर है त्रिभुज की तीसरी भुजा के, तो ये क्या करेगा, त्रिभुज की बाकी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा। मतलब कि एडी बटा डीबी को बराबर करेगा किसके, एई बटा ईसी के। ठीक है, तो ये अगर ऐसा प्रूव कर रहा है और आपको दे रखा है कि एडी बटा डीबी 3/4 के बराबर है और ईसी जो है वो 12 के बराबर है, तो आपने एई ज्ञात करना है। तो करिए एई ज्ञात। नो। 9 सभी का इतना आ रहा है क्या, सभी बताओ। एडी की जगह 3 है तो हम एडी की जगह पे 3 लिख देते हैं, डीबी की जगह पे 4 है तो 4 लिख दिया। एई नहीं पता, एई को अकेला छोड़ो, इसी की जगह पे 12 है तो 12 लिख दो, फिर कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर कर दो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा गुणा होने, 12 × 36 और ये हो जाएगा 4 गुणा में एई। नो। अकेला, हाँ एई को अकेला छोड़ो, 36 के पास 4 को भेजो, 4 × 4 9 × 4 = 36, तो हमारे पास कितना आ गया, एई 9 के बराबर। ठीक है, एई आगे कितने के बराबर, 9 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, पोल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इनको अच्छे से करो। ये वाला क्वेश्चन करो, फिर क्वेश्चन पोल में करते हैं। एडी बटा डीबी 5/8 है, एई सेंटीमीटर है, तो एसी ज्ञात करो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करो फिर क्वेश्चन करते हैं पोल में। ठीक है, क्या आंसर आया बताओ, 24। देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा, हमें पता है कि अगर डीई जो है वो बीसी के क्या है, अगर डीई जो है वो बीसी के समांतर है, तो हम क्या करेंगे, एडी बटा डीबी, क्योंकि समान अनुपात में बांटता है ना, तो एडी बटा डीबी क्या होगा, वो बराबर होगा किसके, एई बटा ईसी। क्या आपको जिसकी जिसकी वैल्यू थी उसकी उसकी वैल्यू भर दो। एडी आपको दे रखा है 5 के बराबर, डीबी आपको दे रखा है 8 के बराबर, एई आपको दे रखा है 15 के बराबर और ईसी आपको नहीं दिया, तो ईसी को ऐसे का ऐसे ही रहने दो। फिर कर दो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ गुणा कर देगा, ये इसके साथ गुणा कर देगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 ने गुणा कर दी ई सी के साथ और 15 ने गुणा कर दी 8 के साथ, तो ईसी रह जाएगा अकेला और ये हो जाएगा 15 गुणा 8/5। ठीक है, सभी को समझ आया, ये 5 ईसी के साथ गुणा कर रहा था, ईसी को अकेला छोड़ा तो 5 ने वहां जाके कर दिया भाग। अब ये कट जाएगा, 5 × 3 = 15 और 8 ने 3 से गुणा किया तो ईसी आ गया 8 × 3 = 24। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। बताओ ऐसा क्वेश्चन पोल में कर पाओगे? यस मैम। चलो तो फिर ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं।
पिछली क्लास में भी नहीं किया था, अब याद कर लेते हैं। तो अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया ऑफ, पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हो गया? मैम AC निकालना है। अच्छा, मैं तो इसे निकाल दो। हाँ ठीक है, AE दे रखा था 15 और EC हमने निकाला 24, तो AC कितना हो जाएगा? 39 15 जमा 24। 15 जमा 24, ठीक है। 5 4 9 2 और 1 3, 39। हाँ, क्योंकि हमसे AC पूछा था तो हमने क्या करना था, इनको आपस में जोड़ देना था, फिर हमारा AC भी आ जाता। हाँ, तो अगले क्वेश्चन में ध्यान रखना भी क्या पूछा है, छोटी चीज पूछा है कि पूरी पूछा है, ठीक है। चलिए, आपको एक आकृति दी है, आकृति में आपको बोला है कि जो DE है, मतलब ये वाली जो रेखा है, ये समांतर है किसके? BC के। त्रिभुज थोड़ा सा टेढ़ा सा है, ध्यान से इसको देखना। DE कहाँ है, वहां पे मैं मार्क लगा लेती हूँ मैं। ये है आपका DE, ये रहा D, ये रहा E, और ये रही यहां से रेखा, ठीक है। तो आपको इनकी वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में नहीं लेकिन आकृति में दे रखी है, और आपसे पूछा है कि EC कितना होगा, EC का मान ज्ञात करना है, और आपने आंसर देना है पोल में, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आएगा। चलो, पोल ओपन हो चुका है। जिसने भी आंसर कर दिया होगा, मतलब जिसको भी आंसर का पता चल चुका है, सॉल्व कर लिया है, वो पोल में आंसर दे देना, ठीक है। जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, आराम से सोच समझ के करना है। I have done मैम। ओके, जिसने भी कर लिया वेरी गुड, और जो कर रहे हैं आराम से कर लो। अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं भाई, इतना आसान सवाल है फिर भी गलत करते हो, है। आराम से करो ना, बिल्कुल बिल्कुल आराम से करो, जल्दी किसी चीज की नहीं है। कर दिया मैं। ठीक है, जिसने जिसने भी कर लिया। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने पहले आंसर कर दिया और गलत किया है। कर दिया मैं। ठीक है, कर दिया। ओके बच्चों, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। ठीक है, 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। क्लास में हमारे पास है 30 बच्चे, और 30 में से 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। चलिए फटाफट से। कर दिया मैम। ओके, 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। अच्छा, जिसने कर दिया ना, हैंड रेज कर लो। भा अच्छा, प्रिया, हिमांशी, सरला देवी जी के नाम से, शिवम जी के नाम से, प्रीति, सोनिया, हिमांशु,
आंसर कर लो। मैम मैंने कर दिया। ममता जी के नाम से कौन है? ममता जी के नाम से कौन ज्वाइन हुआ है? नो मैम। आप नहीं मैंने हो? भी कर अच्छा, दिया। सौरभ कुमार जी के नाम से जो सोनी है उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अभिनव, पोल में आंसर कर दो। आंसर कर दिया तो हैंड रेज कर लो, ठीक है। चलिए, तो अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। ऐसा इतना आसान सवाल था भाई, फिर भी गलत कर रहे हैं। इतने इजी क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर 6 चैप्टर के कैसे करोगे पेपर में क्वेश्चन? सबसे पहले रेशो लिखना होता है। जो एडी का अनुपात है डीबी के साथ, वो किसके बराबर होगा? जो एई का अनुपात है ईसी के साथ, ठीक है। ये होंगे आपस में बराबर। एडी का मान दे रखा था, एडी 4 के बराबर, डीबी 12 के बराबर। एई का मान दे रखा था 1 के बराबर, और ईसी हमने निकालना था। तो करते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, इसको इससे। ये आ जाएगा 4 गुणा में ईसी, और ये आ जाएगा बराबर में इसके 12। ईसी को अकेला छोड़ो और 12 के पास 4 को भेज दो। 4 यहाँ गुणा कर रहा, वहां जाएगा तो भाग करेगा। 4 एकम 4, 4 3 12, तो ईसी आ गया हमारा 3 के बराबर। लेकिन कितने सारे बच्चों ने 2 किया? ऐसे कैसे भाई? ये आपको भाग करना नहीं आता क्या है? L1 के बच्चे हो आप, फिर भी इतना आसान सवाल क्यों गलत करते हो? मतलब ये सवाल जब मैं L2 की क्लास में कराऊंगी तो मुझे उम्मीद है कि वो इसको सही ही करेंगे, पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्या हो गया? ऐसा नींद तो नहीं आ रही है? ध्यान दिया करो ना, इतना आसान सवाल था, ईसी निकालना था। और ध्यान रखा करो, जितने भी क्वेश्चन पोल में आते हैं वो ऐसे नहीं होते। वो क्वेश्चन वो होते हैं जो पिछले साल एग्जाम में आए हुए हो। तो ये जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है इतना बड़ा, ये भी कभी ना कभी पेपर में आया हुआ था, तभी इसको पोल में डाला है, ताकि हम देख सके कि आप पेपर वाले क्वेश्चन, पेपर के लेवल की क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ 15 बच्चों का सही था 29 में से, बाकी सभी बच्चों का गलत था। तो अच्छे से क्या करो, थोड़ा जल्दबाजी में क्यों करते हो? आराम से करो। करना क्या है? गुणा भागी तो है, और तो कुछ नहीं है ना। गुणा भागी तो है, और तो इसमें कुछ नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, बी बिल्कुल ही गलत है। लेकिन अभी भी जिन बच्चों ने ए, बी या सी को चुना, उनको अगर अभी भी समझ नहीं आया कि डी सही क्यों है, तो मुझसे पूछो। अगर समझ आ गया तो आप वाई लिख सकते हो चैट में। जिनको समझ आ गया वाई लिखो, जिनको नहीं समझ आया वो दोबारा पूछो, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला सवाल करते हैं, क्योंकि ये भी आपको कभी ना कभी आया हुआ है किसी न किसी ईयर में, तो इसलिए इसको ध्यान से सीखना। ये सवाल थोड़ा सा अलग है। इस सवाल में बोल रहे हैं कि एबीसी एक त्रिभुज है। इसमें क्या है? बिंदु डी और ई पे जो भुजाएं हैं एबी और एसी को इस तरह से काट रही हैं कि जो ये रेखा है डीई, ये भुजा बीसी के समांतर है। अगर समांतर है तो हम समझ गए, समांतर है तो हम समझ गए कि जो एडी का अनुपात होगा डीबी के साथ, वो बराबर होगा किसके? एई का जो अनुपात होगा ईसी के साथ। आपको यहां पे दे रखा है पीछे वाला क्वेश्चन, पोल वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो? साराम लगाना चाहो तो साराम टिको तो वो एक रूबी को ऐप पे जाकर करे वो, ठीक है, इंस्टा पे जब भी उसको कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहले तो आपको इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि जो डीई है, मतलब जो ये वाली रेखा है, ये क्या है? ये इसके समांतर है। जो डीई है वो क्या है? वो बीसी के समांतर है। तो हमने पहले डीई को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे अच्छे से देख लेते हैं कि ये डीई है, और ये क्या है? ये जो है वो नीचे वाली रेखा के समांतर है, डीई। तो हमने देखा कि ये किस बिंदु पे काट रही है? ये काट रही है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, और किसके समांतर है? तो बीसी के समांतर है। तो हमने क्या किया, अब हमें पता है अगर कोई रेखा
त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर होती है तो वो क्या करती है, तो वो इस पूरी बड़ी वाली रेखा को दो ऐसे हिस्सों में बांटेगी कि उसका जो अनुपात होगा वो इस तरफ वाली भुजा के हिस्सों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब डीई ने काटा है तो क्या हो जाएगा, इसके टुकड़ा कर दो, एडी टुकड़े कर दो इसके, जो एडी बटा डीबी होगा, ठीक है, जो एडी बटा डीबी होगा वो किसके बराबर होगा, एई बटा ईसी के। जो एडी बटा डीबी होगा वो किसके बराबर होगा, एडी बटा ईसी के। मतलब यहां से यहां तक का जो हिस्सा है और यहां से यहां तक का जो हिस्सा है, इन दोनों का जो अनुपात निकल के आएगा, बटा निकल के आएगा, वो बराबर होगा इतने हिस्से और इतने हिस्से के बटे के। बताओ ये समझ आया रानी, ये क्लियर हुआ अनुपात वाला? ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू भर दो, अनुपात लिख दिया, अब इनकी वैल्यू भर दो। एडी की जगह पे 4 है, 4 भर दिया, डीबी की जगह पे 12 है, 12 भर दिया, एई की जगह पे 1 है, 1 भर दिया, ईसी की जगह पे कुछ नहीं था, उल्टा ईसी तो हमें निकालना था तो ईसी को हमने ऐसे का ऐसा रहने दिया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ईसी इससे गुणा करेगा, 12 इससे गुणा करेगा, तो ईसी गुणा करेगा 4 से, तो ये 4 के ही पास चला जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 4 गुणा ईसी। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, इनको उठा के हम इधर उधर भेज देते हैं, 4 के पास ईसी चला गया और 1 के पास 12 चला गया, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, अब 4 ईसी के साथ गुणा तो कर नहीं सकता क्योंकि ये संख्या है और ये इंग्लिश के अल्फाबेट है, तो इनको ऐसे का ऐसा लिखो और 12 एकम 12 कर दो। हमें ईसी का मान निकालना है तो ईसी को अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो ईसी को छोड़ दिया अकेला। 4 ईसी के साथ गुणा कर रहा है तो 12 के पास जाके क्या करेगा, भाग करेगा, भाग करेगा तो भाग कराओ, 4 एकम 4, 4 3 12, तो इससे क्या हो गया, जो हमारा ईसी है वो कितने के बराबर आ गया, 12 के बराबर। ठीक है, बताओ अभी कोई डाउट? 12 नहीं, सॉरी 3 के बराबर। ईसी कितने के बराबर है, क्योंकि 4 से कट गया ना, 4 3 12 कट गया, तो ईसी आ गया 3 के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ, अनुपात हमने लिख दिया एडी का डीबी से, एई का ईसी से। ठीक है, अब इनकी वैल्यू भर देते हैं। एडी 8x माइनस 7 है, एडी है 8x माइनस 7, डीबी कितना है, डीबी है 5x माइनस 3। ठीक है, किसके बराबर लिखेंगे इसको, इसको हम लिखेंगे एई बटा ईसी के बराबर। एई कितने के बराबर है, एई बराबर है 4x माइनस 3। इसको भी ध्यान से सीखो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पोल में आएगा एक्स वाला, फिर मत बोलना बताया नहीं। 4x बटा 3 और ईसी कितना है, तो ईसी है 3x माइनस 1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस देखा कि जो एडी बटा डीबी, क्योंकि डीई समांतर रेखा है ना, तो क्या करती है ये इनको समान अनुपात में बांटती है। एडी बटा डीबी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, एई बटा ईसी के। तो एडी और डीबी का मान भरा, एडी इतना था यहाँ पे लिख दिया, डीबी इतना था बटे के नीचे लिख दिया, एई इतना था यहाँ लिख दिया, ईसी इतना था यहाँ लिख दिया। बताओ वैल्यू भरने में कोई डाउट? वैल्यू कैसे भरी? नो मैम। ठीक है, अब फिर से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऊपर इसको ऊपर, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8x माइनस 7, गुणा कर रहे हैं तो मैं इनको बस ब्रैकेट लगा दूंगी। ठीक है, और ये हो जाएगा 3x माइनस 1 गुणा करके। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, गुणा लिखना तो लिख लो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रैकेट लगा के समझ आते हैं कि गुणा ही हो रहा है, बट लिखना है तो लिख सकते हो। बराबर में 4x माइनस 3 और ये गुणा करेगा किसके साथ, 5x माइनस 3 के साथ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, अब इसको गुणा कर दो। ठीक है, सभी में सभी की गुणा कर दो, तो गुणा करते हैं। गुणा करने का तरीका आपको आना चाहिए। सबसे पहले 8x गुणा करेगा इसके साथ भी इसके साथ भी, तो कराओ 8x की गुणा, कितना आएगा बताओ। 8x जब 3x के साथ गुणा करेगा तो 8 3 24 x की 2, आगे 24 के साथ क्या, x का स्क्वायर, x स्क्वायर। ठीक है, और 8x जब
गुणा करेगा माइनस माइनस के 8 के साथ, तो कितना आएगा? -8x। -8x। -8x, ठीक है। अब उसके बाद माइनस का 7 गुणा करेगा 3x के साथ, तो कितना आएगा? -21x। माइनस का 21x, और माइनस का 7 गुणा करेगा माइनस के 1 के साथ, 7 प्लस आएगा। 7। प्लस प्लस का का 7। 4x गुणा करेगा 5x के साथ, तो 4 5 20x स्क्वायर, और 4x गुणा करेगा 3 के साथ, तो माइनस के 3 के साथ, तो आ जाएगा 4 3 -12x, ये आ जाएगा 5 3 -15x, और ये आ जाएगा जमा का 3 3 9। 24x स्क्वायर ऐसे का ऐसा रहेगा अभी के लिए, है ना। इनको जोड़ दो, 8x और 21x को जोड़ दो। अब ये प्लस माइनस की चीजें भी आपको खुद से करनी पड़ेंगी, इसमें कुछ रूल तो है नहीं। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसके पास भी x, इसके पास भी x, तो x x वाली चीज है, या फिर यूं कहें जिनके चर समान होते हैं, जिनकी घात समान होती है, उनको हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन बाकियों को ना तो जोड़ सकते ना तो घटा सकते। जैसे कि इन दोनों को आपस में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि इनके दोनों के पास x x है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको जोड़ेंगे। 21 में 8 जोड़ो, कितने आए? 29 आया, तो यहाँ लिख दिया 29x साइन माइनस का, क्योंकि 21 बड़ा है, जमा का 7 ऐसे का ऐसा, यहाँ पर भी ऐसे का ऐसा रहने, तो इसको 20x स्क्वायर, ये 12 है और ये 15 है, ठीक है ना। हमने 4 3 12, यस मैम, माइनस तो का 27। माइनस का 27x और जमा में 9 ऐसे कैसा। अब क्या करना है, इन सभी को उठा के उधर भेज दो, इन सभी को उठाओ और बराबर के उस पार भेज दो। यहाँ पे फिर आपको एक समीकरण बन जाएगा, फिर समीकरण को आपने मध्य पद विभाजन विधि या किसी भी विधि से सॉल्व कर देना है। ये आ जाएगा 24x की घात 2 माइनस का निशान 29x, जमा का निशान 7 माइनस का निशान 20x स्क्वायर, जमा का निशान 27x माइनस का निशान 9 बराबर में 0। 24 में से 20 गए तो बचेंगे 4x स्क्वायर, 29 में से 27 गए तो बचेंगे माइनस का 2x, और 7 में से 9 गए तो बचेगा माइनस का 2 बराबर में 0। यहां से भी हम कॉमन ले सकते हैं, 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 2x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर में 0। ये जो 2 कॉमन लिया है, ये इस पूरे के साथ गुणा कर रहा है, इसको उठा के बराबर के उस पार भेजो, ये 0 के पास जाके भाग करेगा। 0 के साथ कोई भाग करे, कोई गुणा करे, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 उसको खत्म कर देता है। तो 0 के पास ये 2 भाग होने गया, 0 ने इसको भी खत्म करके 0 बना दिया। तो हमारे पास ये समीकरण जो है वो बन गया। अब इस समीकरण को आप हल करेंगे और मुझे अपना आंसर बताएंगे फटाफट से। आपकी मर्जी है, मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करना उसका इस्तेमाल कर लो, या फिर आपने वो द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करना तो वो कर लो। पर जो भी करना अच्छे से करो। -29x ठीक तो था। माइनस का 29x है ना, 27 यहाँ पे जमा का हो गया। ये तो ठीक है ना, बताओ यहाँ पे किसी को कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रही है साइन वगैरह में? मैम ठीक है ये। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो अच्छे से। मैम इसके 2 आंसर आए मेरे। बताओ। एक तो 1 आया और एक 1/2। ठीक है, देखते हैं। इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपने इसमें मध्य पद विभाजन विधि लगाई या दूसरी विधि लगाई? मध्य पद विभाजन। ठीक है, मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करेंगे तो a को c से गुणा करो तो आएगा माइनस का 2 और माइनस का 1 आ जाएगा b की जगह पे। ऐसी संख्या ढूंढो जिसको गुणा करने में -2 आता हो और प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आता हो। 2 और 1
कैसा वाला दो? माइनस का 2 है। माइनस का दो, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको भरते हैं हम यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 2x² माइनस का निशान 2x जमा का निशान x माइनस 1 बराबर में 0। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा x माइनस 1। यहाँ पे जमा का 1 कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा x माइनस 1 बराबर में 0। x माइनस 1 कॉमन आ गया और दूसरी तरफ आ गया 2x जमा 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर x माइनस 1 को 0 के बराबर लिखेंगे और 2x जमा 1 को 0 के बराबर लिखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही हैं। बट आगे जो क्वेश्चन है उसमें तो एक ही मतलब ऑप्शन है, सिंगल सिंगल, तो भी बता रही हूँ उस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। बट अभी के लिए आप उसको ट्राई करो, ठीक है। करना इसको ऐसे ही जैसे मैंने आपको करने का तरीका बताया। यहाँ से x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। अब ऐसा भी नहीं है कि x नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे रखी नहीं है, तो दोनों ही वैल्यू इसकी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू जो है वो निकाल लिया। अभी के लिए क्वेश्चन करेंगे पोल में, तो देखना आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो फिर उसको दोबारा से हम अच्छे से करेंगे, ठीक है, मतलब फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, तो ऑप्शन या तो क्वेश्चन। तो चलो अभी के लिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, यहाँ पे भी आपको सेम चीज बोला है कि भाई x का मान ज्ञात करो, और चीजें यहाँ पे आपको लिख के दे रखी हैं। AD है x, मैं लिख देती हूँ थोड़ा इसको बड़ा करके। AD है x, DB है x माइनस 2, AE है x जमा 2 और EC है x माइनस 1। क्या पता यहाँ पे x² वाली टर्म ही खत्म हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। क्या पता आपको मध्य पद विभाजन विधि लगाने की जरूरत ही ना पड़े, x² वाली चीज बचे ही ना, वो खत्म ही हो चुकी हो, फिर तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, है ना। कोशिश करना, और जो भी आंसर आएगा वो आपने देना है पोल में। अभी के लिए इसको ट्राई करो, अपनी तरफ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जल्दबाजी में आंसर नहीं करना, क्योंकि पिछली बार भी जल्दबाजी में आंसर किया और 11 12 13 बच्चों का आंसर तो गलत था। तो आराम से क्या करो, आराम से करो पर सही करो, बस ये है। जल्दबाजी करके कुछ फायदा ही नहीं है, ना आपका ना मेरा ना किसी का। आराम से करो। मैम मैंने कर दिया। डायरेक्ट आंसर आ रहा है या फिर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मैम डायरेक्ट आंसर आ रहा है मेरा तो। तब ठीक है, फिर ठीक यस मैम, हो गया। है। मतलब इसमें मध्य पद विभाजन विधि लगाने की जरूरत नहीं है ना? नो मैम। कर दिया मैं। ठीक है, ठीक है, जो कर रहे हैं वेरी गुड। पर कुछ कुछ अभी गलत भी आंसर आए हैं भाई, तो अच्छे से करो। सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे। आई हैव डन मैम। ओके बेटा, कर दिया मैम। ठीक है। हो गया मैम। जिनका भी हो चुका है ठीक है, अभी बाकी बच्चे कर रहे हैं।
ठीक है, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। इक्कीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी गलत आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहे हो, गुणा करने में गड़बड़ कर रहे हो। इस बार भी उतने बच्चों को गलत है जितने बार पीछे गलत था। इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही भाई, मुझे इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए ना। अच्छे से सॉल्व किया करो, नहीं समझ आता तो पूछा करो। पूछना भी नहीं है, सही भी नहीं करना है, ऐसे तो नहीं चलेगा। क्लासेस हैं तो इनका फायदा उठाओ। 6 चैप्टर तो कितनी बार कर बैठे भाई। 6 चैप्टर आपको हाफ ईयरली में आया था, तब भी हमने ये वाला चैप्टर किया था। 28 का 27 बच्चे क्लास में, जिसमें से 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और इस बार ज्यादा बच्चों के गलत है। अभी कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है क्या? जिसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए, है कोई ऐसा? माइक ऑन करके यस बोलो। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 26 बच्चे क्लास में है। 26 तो 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर लेना पोल सेक्शन में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। हमें पता है कि अगर डीई समांतर है किसके, बीसी के, तो क्या होगा? तो जो हमारा अनुपात है किसका किसका, जो एडी का अनुपात है डीबी से, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर हो जाएगा जो एई का अनुपात है ईसी से। भर देते हैं इनकी वैल्यूज। एडी की वैल्यू x है, x लिख दिया, और डीबी की वैल्यू है x-2, तो x-2 लिख दिया। एई की वैल्यू है x+2, तो x+2 लिख दिया, और इसकी वैल्यू है x-1, तो इसकी x-1 लिख दिया। अब करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, तो ये हो गया x गुणा में x-1, और बराबर के उस पार हो जाएगा x+2 x-2। ठीक है, तो x ने जब x अभी बारी बारी गुणा करता है ना, हमने सीखा तो है बारी बारी गुणा करेगा। x ने x से गुणा किया तो x² आ गया, x ने माइनस के 1 से गुणा किया तो -x आ गया, और यहाँ पर लग जाती सीधी सर्वसमीका। गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये है a+b, ये है a-b। a+b किसके बराबर होता है? तो वो बराबर होता है a² - b² के। अगर आपने गुणा की है तो भी उत्तर गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि गुणा करके और सर्वसमीका लगा के सेम ही आंसर आता है। ठीक है, तो हमने इसमें सर्वसमीका लगाई। a की जगह पे x था तो x², b की जगह पे 2 था तो -4, 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब मैंने आपको बताया था अगर बराबर वाली चीजें हैं, बराबर के इस तरफ कुछ चीजें हैं, बराबर के उस तरफ कुछ चीजें हैं, अगर सेम चीजें बराबर के इधर भी हो और सेम चीज बराबर के उधर भी हो और इनका चिन्ह भी सेम हो, ये बातें मैंने आपको पहले बता दी है, उनका चिन्ह भी सेम हो, तो बिना कुछ सोचे समझे उनको काट दो। मतलब x² से x² को काट सकते हैं। अगर आपको नहीं काटना,
उठा के उधर भेजना तो उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर जमा का 4, है ना, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर उधर गया तो माइनस का बन जाएगा ना, और ये माइनस का 4 उधर गया तो जमा का 4 बन जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, खत्म हो गया, हमारे पास बच गया माइनस एक्स जमा 4 बराबर में 0। माइनस के एक्स को अकेला छोड़ो, 4 को उधर भेजो, 4 यहाँ जमा का उधर माइनस का, माइनस से माइनस कट गया तो x कितने के बराबर आ गया, x आ गया 4 के बराबर, जो कहां पर था, जो ऑप्शन नंबर ए में था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बी सी डी तीनों ही गलत है। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन में अभी कोई डाउट, क्योंकि इस बार 12 बच्चों ने गलत किया है, बोलो। नो मैम। किसी को डाउट नहीं है तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे क्योंकि काफी बड़ा है, 4 मिनट में नहीं हो पाएगा, और अभी बहुत से बच्चों ने क्लास को भी लेफ्ट कर दिया है, तो फिर उनको दोबारा कल समझाना पड़ेगा, इसलिए इसको कल ही करते हैं ना। फिर हम सीखेंगे थ्योरम 6.2 जो की होती है उल्टा, किसका उल्टा, डीपीटी का। ठीक है, थेल्स प्रमेय का उल्टा, कन्वर्स। तो चलिए क्लास को भी इतना रखते हैं, आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो पूछ लो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में जो कि कल होगी।